तो अब हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं शॉर्ट में, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और एपी। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा बेसिक्स ऑफ एपी और nth टर्म। ठीक है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म क्या होता है और उस पर जितना भी सम्स होता है वो हम लोग समझ जाएंगे कैसे करना है। यहाँ पे हम एग्जांपल्स भी कराएंगे और लास्ट में एक एक्सरसाइज भी आपके लिए छोड़ेंगे जो आपको करना है, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ एपी का जो बेसिक्स है, जो उस पर सम्स छोटा छोटा आता है स्टार्टिंग में, वो कैसे होता है। ठीक है, तो अभी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन करने के पहले हम लोग समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस a set of numbers occurring with a definite rule is called sequence। सपोज करो यहाँ पे कुछ नंबर्स है लाइक 1 4 9 16, इस तरीके से नंबर जो है यहाँ पे। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि जैसे देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 5 का स्क्वायर मतलब 25 होगा, उसके बाद 36 होगा, उसके बाद 49 होगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस को हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसा सीक्वेंस है यहाँ पे। अब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कैसा होता है हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सीक्वेंस यहाँ पे देखते हैं। ये देखो 1 4 7 10 13 16 19 इस तरीके से चल रहा है। तो हम लोग इसको देख करके क्या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? आप लोग इसको देख करके कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? देखो यहाँ पे 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा। तो ये इस तरीके से चल रहा है। और उसके बाद 19 में 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म 22, उसके बाद 25, उसके बाद 28। तो ये इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि फिक्स्ड डिफरेंस होता है, मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में भी वही डिफरेंस। देखो 4 - 1 करने पे कितना आएगा 3, 7 - 4 करने पे कितना आएगा 3, 10 - 7 करने पे कितना आएगा 3। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे, उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है और वो कॉमन डिफरेंस हमेशा सब में सेम होगा। ठीक है, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। और इसी तरह से अगर चलता जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक एपी है। ठीक है, तो जनरल वे क्या हो सकता है एपी को डिनोट करने का, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग जनरल पे देख सकते हैं क्या है। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और जो नंबर उसमें हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है डी। अब यही डी सब में ऐड होगा, मतलब अगर हम लोग a प्लस डी में वापस से डी ऐड करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 2d, और a प्लस 2d में अगर हम लोग वापस से डी ऐड करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 3d। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा a प्लस 4d, मतलब d बार बार हम ऐड करते जाएंगे। तो ये है एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। दिस इज द जनरल वे टू रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है a, जो सेकंड टर्म है वो क्या है a प्लस d। ठीक है, जो थर्ड टर्म है यहाँ पे वो क्या है a प्लस 2d। तो यहाँ पे हम लोग फिर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जब देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 × d है। सोचो फोर्थ टर्म, देखो फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पे a प्लस 3d। तो मतलब जो यहाँ पे है ठीक उससे एक कम वहां पे है d के साथ। ठीक है, d का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे भी देख लो, जब यहाँ पे 1 है तो हम लोग यहाँ पे देखो 0 × d, 0 × d क्या होता है 0 ही ना होता है। देखो हम लोग a को सिर्फ a को a प्लस 0 × d भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग आंख बंद करके ये बात बोल सकते हैं कि जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा a प्लस 9d। समझ में आया ना, एकदम क्लियर है। तो उस हिसाब से जो nth टर्म होगा tn, ठीक है ना, कहीं कहीं इसको an डिनोट करते हैं, an tn सब एक ही है। ठीक है ना, आप an से भी डिनोट कर सकते हैं, tn से भी डिनोट कर सकते हैं, बट किसी एक सिंबल को फॉलो करें, या तो tn लिखें और या तो स्मॉल an लिखें। कहीं कहीं स्मॉल t लिखा रहता है,
ठीक है। तो जो भी है tn या स्मॉल an जिसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं वो क्या हो जाएगा a प्लस n से एक कम मतलब n माइनस वन इंटू डी। तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ से निकलता है कि किसी भी AP का जो nth टर्म होता है वो क्या होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एकदम दिमाग में इस चीज को याद रखना है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये है nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स को देखते हैं और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं, फाइंड द 50th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 2 5 8 11। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब a, स्मॉल a का वैल्यू, स्मॉल a का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है 2 है, और उसके बाद d फाइंड करेंगे, d तो क्लियरली दिख रहा है, देखो 5 माइनस 2 या देखो 8 माइनस 5 3 आ रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3, और हम लोग को क्या फाइंड करना है 50th टर्म, तो ऐसे लिख लेंगे t50। तो t50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 49 इंटू डी। अब वैल्यू बिठा दो 2 प्लस 49 इंटू 3, तो क्या आ रहा है 2 प्लस ये आएगा 147, तो ये 149। तो जो इस AP का 50th टर्म है, 50th टर्म का मतलब 50वां टर्म का वैल्यू 149 है। 50th टर्म का वैल्यू, जैसे फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 है, सेकंड टर्म का वैल्यू 5 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 8 है, फोर्थ टर्म का वैल्यू 11 है, वैसे ही 50th टर्म मतलब 50वां टर्म का वैल्यू जो है वो 159 होगा। n का मतलब यहाँ पे वो नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है ना, उस टर्म का वैल्यू नहीं है, ठीक है। याद रहे n इज इक्वल टू 50 और 50th टर्म का वैल्यू 149, ठीक है। तो Now let us have another example। यहाँ पे क्या बोल रहा है, find the 25th term of this sequence। तो यहाँ पे भी सम्स उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है मतलब d का वैल्यू वो निगेटिव है। देखो हम लोग 3 माइनस 6 करेंगे या 0 माइनस 3 करेंगे, क्या आएगा -3। तो क्लियरली यहाँ पे d का वैल्यू है -3। हमेशा याद रखना जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म कभी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जो डिफरेंस होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे d का वैल्यू -3, तो a का वैल्यू क्या है 6 है। अब हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो t25 इक्वल्स टू a प्लस 24d। तो यहाँ पे a का वैल्यू 6 प्लस 24 और d का वैल्यू -3 यहाँ बिठा देंगे। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट टर्म ऑफ AP 258 डैश 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 इज 56। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अभी हम लोग 2 एग्जांपल किए हैं जिसमें 25th टर्म या 50th टर्म फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था, यहाँ पे उस टर्म का वैल्यू दे दिया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा नंबरवा टर्म है, ठीक है ना। जैसे कि सेकंड टर्म का वैल्यू 5 है, थर्ड टर्म 8 है, तो वैसे हमको ये बताना है कि कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 56 है, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, उस टर्म को पूछ रहा है कि ये कौन से नंबर वा टर्म का वैल्यू 56 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे नहीं पता कि ये कौन से में 56 आएगा, तो क्या हम लोग ऐसे 8 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 14 आएगा, ऐसे कर करके चेक करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट 56 बी nth टर्म। 56 जो है वो nth टर्म है, ठीक है ना। तो दैट मींस tn इक्वल्स टू 56। और nth टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 56। अब हम लोग इस इक्वेशन में a और d का वैल्यू पुट कर देंगे और उसको पुट करने के बाद जो n का वैल्यू आएगा वही होगा आंसर। तो यहाँ पे a हो गया 2, n माइनस 1 इंटू 3, कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, 56। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 54। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये देखो जो 3 है हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे आएगा 18। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 18
इक्वल्स टू 19, मतलब 56 जो है वो 19th टर्म का वैल्यू है। 56 इज द वैल्यू ऑफ 19th टर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, व्हाट टर्म ऑफ एपी इज 56? 19th टर्म ऑफ द एपी इज 56। क्लियर? इस वाले एग्जांपल में हम लोग एक और तरीके का सम्स को समझते हैं। वो तरीका क्या है, इस 57 एनी टर्म ऑफ एपी 258 अभी हम लोग किए थे, उसको देख करके तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जैसे 56 के बाद 59 ही आएगा, बीच में कोई टर्म नहीं आएगा। लेकिन सम्स को कैसे करेंगे, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन दिया रहेगा सेम उसी तरीका से करेंगे जैसे हम लोग लास्ट वाला एग्जांपल किए थे। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट 57 बी nth टर्म, ठीक है। तो Tn इक्वल टू 57, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 57। a का वैल्यू क्या है 2, बिठा देंगे यहाँ पे, n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे 3 है इक्वल टू 57। तो देखो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 55, 3n माइनस 3 इक्वल टू 55, तो 3n इक्वल्स टू 58, तो n इज इक्वल टू 58/3। तो n का वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे 19/1/3, ठीक है। अब जैसे वो कोई भी जो टर्म होता है, जैसे पहला टर्म के बाद दूसरा टर्म आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, तीसरे के बाद चौथा आता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है n का वैल्यू, ठीक है ना। पहले के बाद फर्स्ट टर्म के बाद, ठीक है ना, 1.5वां टर्म नहीं आता, दूसरे टर्म के बाद 2.5वां टर्म नहीं आता, 3 के बाद तीसरे टर्म के बाद 3.5वां टर्म नहीं आता, ठीक है ना। थर्ड टर्म के बाद चौथा टर्म आता है, फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म आता है। तो n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि n का वैल्यू जो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो दैट मींस 57 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नो इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, बस। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ द एपी। कौन सा एपी, whose sixth term is 12 and eighth term is 22। तो यहाँ पे जो दो इंफॉर्मेशन दिया है कि जो सिक्स्थ टर्म है वो 12 है और जो एट्थ टर्म है वो 22 है। तो ये दो गिवन बातों से दो इक्वेशन निकलेगा। क्या निकलेगा, पहला T6 मतलब सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 12 और T8 इक्वल टू 22। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, देखो T6 क्या है a प्लस 5t इज इक्वल टू 12 और उसी तरह से देखो T8 क्या होगा a प्लस 7t इज इक्वल टू 22। अब क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा, तो a माइनस a कट जाएगा, 5 माइनस 7 तो माइनस 2d इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस 10। तो d का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब d का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन पर पुट कर देंगे। मान लो ये पहले वाले में पुट किया तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 13। तो यहाँ से हम लोग को फर्स्ट टर्म भी मिल गया और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी मिल गया। और फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब क्या होगा, हम लोग को फाइंड करना है T2। T2 का मतलब a प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1 इंटू डी, तो माइनस 13 प्लस डी का वैल्यू 5 है, 1 इंटू 5, तो ये माइनस 8 आएगा, ठीक है। क्लियर।
अब हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल देखेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं। अगर हम लोग इसको समझ जाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, और मेन वर्ड पे फोकस करेंगे पहले। 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, ठीक है। यहाँ पे एकदम धीरे धीरे समझेंगे। 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, ठीक है ना। 7 टाइम्स द 7th टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। तो शो करना है हम लोग को जो इस एपी का 18th टर्म है, उस 18th टर्म का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसका इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जो बोला ये बात 7 टाइम्स द 7th टर्म, ठीक है, तो दैट मीन्स 7 टाइम्स द 7th टर्म, ठीक है। हम लोग इस गिवन इंग्लिश वाले स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे पहले। 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, 11 टाइम्स द 11th टर्म। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे जो यहाँ पे बोला है। अब उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो 7th टर्म होता है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म भी ए एंड कॉमन डिफरेंस भी डी, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। फिर 7 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू a प्लस 11 माइनस मतलब 10d, ठीक है। जो nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7a प्लस 7 इंटू 6 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d। तो ये जो 11 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7a माइनस 11a क्या होगा, माइनस 4a इक्वल टू ये प्लस 42d उधर जाएगा तो माइनस 42d हो जाएगा, तो 100d माइनस 42d क्या आएगा, आएगा यहाँ पे 68d, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68 बाई माइनस 4d, तो यहाँ पे a कट के आएगा माइनस 17d। अब हम लोग क्या करेंगे, 18th टर्म फाइंड करेंगे। 18th टर्म क्या होगा, a प्लस 18 माइनस 1 मतलब 17 इंटू डी। अब यहाँ पे अगर हम लोग a के बदले माइनस 17d पुट करेंगे, देखो a का वैल्यू क्या है, माइनस 17d, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, 0, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18th टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है। यही प्रूफ करना था, हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंट टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो 3 नंबर ए बी सी आर इन ए पी है, ऐसा बोला है, ठीक है ना। तो अगर ए बी सी ए पी में है तो दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट मीन्स बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी कुछ पूछा रहेगा वहाँ पे वो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे बोलता है कि n 2n and 2n plus 2 ये तीनों AP में है। तो अगर ये तीनों AP में होगा तो 2n माइनस 2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में बोला रहेगा ए बी सी आर इन ए पी, तो यहाँ पे ए बी सी अगर ए पी में है तो बी को मिडिल वाला को अरिथमेटिक मीन बोलेंगे ए और सी का। यहाँ पे बी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। वापस से रिपीट कर रहे हैं, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 12 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 66। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज इतना, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ 12 दिया है और कुछ भी दे देता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा जिसमें सबसे पहले ये बात बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज दिस, तो हम लोग को यहाँ पे एक ट्रिक फॉलो करना है, ठीक है। और वो ट्रिक ये है कि लेट द नंबर्स बी a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एपी के बारे में नहीं बोल रहा है, एपी के किसी 3 टर्म के बारे में बोल रहा है। तो देखो ये तीनों नंबर भी एपी में है, अगर हम लोग इसमें डी ऐड करेंगे तो ए आएगा, इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी आएगा। तो मतलब ये 3 नंबर भी एपी में है और कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे वो स्मॉल डी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द नंबर्स बी a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज दिस, हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट द नंबर्स बी a माइनस डी ए प्लस डी। मतलब ये फिक्स्ड है कि ये चीज को ही फॉलो करना है। उसके बाद जो गिवन है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12, तो अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 12। देखो यहाँ माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, तो इससे क्या होगा, a हम लोग को मिलेगा। तो a का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे हम लोग को a का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 66, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 66, तो यहाँ से हम लोग को एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन से हम लोग को d का वैल्यू मिलेगा। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का मतलब क्या होगा, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 66, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देना है, 4 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 66। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके d का वैल्यू निकालेंगे। तो d का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, 16 माइनस 8d प्लस डी स्क्वायर, और ये देखो 16 आएगा, तो ये 16 को ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे 16 प्लस 8d प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 66। तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस 8d प्लस 8d कट जाएगा, और 16 प्लस 16 प्लस 16 और 16 प्लस 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो 48 और डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 66। तो यहाँ से 2d स्क्वायर इक्वल टू 66 माइनस 48, तो 18 आएगा। तो यहाँ पे d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का मतलब क्या हो गया, d का वैल्यू प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे d का वैल्यू 2 आ रहा है प्लस माइनस 3, तो हम लोग दोनों यूज करेंगे। यहाँ पे d के बदले प्लस 3 भी पुट करेंगे और d के बदले माइनस 3 भी पुट करेंगे। तो पहले हम लोग d के बदले प्लस 3 पुट करते हैं और a के बदले 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 तो 1 होगा, 4 7, और अगर d के बदले माइनस 3 पुट करेंगे तो आएगा 7 4 1, मतलब दो आंसर है, एक 147 है और एक 741 है, दोनों ही आंसर होगा और दोनों लिखना पड़ेगा। देयर आर टू आंसर 147 एंड 741, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एपी के कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी एपी में सारे टर्म्स को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर्स आएगा, तो जो रिजल्टिंग नंबर्स आएगा वो सारे नंबर्स भी एपी में होंगे। फॉर एग्जांपल एक एपी ले लेते हैं 1 4 7 10 13, ये देखो एक एपी है, ठीक है। अगर हम लोग इसके सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, 2 8 14 20 26। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एपी है, यहाँ पे सारे टर्म्स, यहाँ पे जो सारा टर्म्स आया है वो भी एपी में है। 8 माइनस 2 6, 14 माइनस 8 6, बट सिर्फ कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। तो जैसे पहला वाला एपी था उसमें कॉमन डिफरेंस 3 था, सेकंड वाला एपी में कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टिंग नंबर आया है वो एपी में रहेगा, बट उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग किसी एपी के सारे नंबर्स को किसी एक फिक्स नंबर से ऐड करें, एक फिक्स नंबर उसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या एक फिक्स्ड परसेंटेज सारे नंबर्स का इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, इन एवरी केस, इन ईच एंड एवरी केस द रिजल्टिंग नंबर्स विल आल्सो बी इन एपी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि अगर हम लोग किसी एपी के सारे टर्म्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें
या डिवाइड करे या एक फिक्स्ड परसेंटेज उसका इंक्रीज करे या डिक्रीज करे या एक फिक्स नंबर सबसे ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, इन ईच एंड एवरी केस द रिजल्टिंग नंबर्स will also be in AP.